हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है 7-11 स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो सीईटी का जो पांचवा जो पेपर हुआ था 10+2 सीईटी की मैं बात कर रहा हूँ। जो 134 ई सीरीज वाला जो पेपर हुआ था उसमें जो राजस्थान जीके का आपके क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हें अपन हल करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान पंचायत अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ठीक है, तो इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 1954, 1955, 1953, 1956। इसका जो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा 1953। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखो, पंचायती राज के बारे में थोड़ा बहुत अपन जान लेते हैं कि पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान में कैसे हुई थी। सबसे पहले मैं बात कर लूँ तो देखो, लॉर्ड रिपन ब्रिटिश काल की बात कर ले तो 1980 से 84 के मध्य लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल है वो पंचायती राज का स्वर्ण काल कहलाता है। ठीक है, और भारत के संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 40 के अंदर पंचायतों के गठन की बात की है। ठीक है, ये आपको याद रखना। पूरे भारत में पंचायती राज अधिनियम कब से लागू हो गया था? तो ये आपका 24 अप्रैल 1993। ठीक है, 24 अप्रैल 1993 के अंदर पूरे भारत में ये लागू हो गया था। लेकिन राजस्थान में कब लागू हुआ? तो राजस्थान में आपका जो लागू हुआ था 23 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। और प्रत्येक जो 24 अप्रैल आता है उससे पंचायती राज दिवस के बारे में मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। इसके अलावा और फैक्ट की बात कर लेते हो, देखो 1928 में बीकानेर पहली देसी रियासत बनी जिसने ग्राम पंचायत अधिनियम बनाया था। और राजस्थान में पंचायती राज विभाग की जो स्थापना हुई थी 1949 से 50 में हुई थी। ठीक है, और 1953 मैंने आपको बताया दिया कि राजस्थान ग्राम पंचायत अधिनियम आपका बनाया गया। ठीक है, और 53 में बनाया था। और 1959 के अंदर तो राजस्थान के अंदर पंचायती राज संस्थाओं का उद्घाटन किया था जवाहरलाल नेहरू ने बगदरी गांव नागौर से, है ना। बिल्कुल आपको याद रखना, 2 अक्टूबर 1959। उस समय जो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे ना वो मोहनलाल सुखाड़िया था। ये सवाल आपका एग्जाम से पूछा, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको याद रखना। 1959 की बात कर लो तो राजस्थान जिला परिषद अधिनियम 1959 तथा राजस्थान पंचायत समिति अधिनियम 1959 दोनों बनाए गए थे। ठीक है, राजस्थान जिला परिषद अधिनियम और राजस्थान पंचायत समिति अधिनियम कब बनाए गए? 1959 में बनाए गए। और देखो, सबसे पहला चुनाव जो हुआ था ना राजस्थान के अंदर ग्राम पंचायत का, वो होता 1960 के अंदर। कब हुआ था आपको याद रखना, 1960 में हुआ था पहला चुनाव, आपको बिल्कुल याद रखना। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो, एक समिति है शादी के लिए समिति, इसका गठन तो हुआ था 1964 में। इसने जो अनुशंसा की थी वो ग्राम सेवकों के प्रशिक्षण की थी। ये सवाल एग्जाम में आया हुआ। इसके अलावा एक समिति आपकी गिरधारी लाल व्यास समिति, इसका गठन हुआ था 1973 में, 1973 में। और इसने जो अनुशंसा करी थी कि पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय मजबूती है तो अपने सुझाव दिए थे। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो एक आपकी समिति 1988 में गठित हुई थी हरलाल सिंह खर्रा की अध्यक्षता में। इस समिति के अनुशंसा पर जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण का जो विलय है ना वो जिला परिषद में कर दिया गया। ठीक है, इसके अलावा 2011 में गुलाबचंद कटारिया की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसने यह अनुशंसा की कि पंचायती राज पंचायतों को 29 के 29 कार्य दे दिए जाए। पंचायतों को कितने कार्य? 29 कार्य हैं, तो सारे इनके दे दिए जाए। इसके अलावा एक सवाल आपका ये आया था कि इंदिरा गांधी ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान की स्थापना कब हुई? तो 1984 में हुई थी। ये संस्थान कहाँ बना? आपका जयपुर के अंदर बना हुआ है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता है गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। 13 नंबर है ना। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्यों के शासन के बारे में है? ये आपको बताना है। तो 13 का जो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, ये रहा। प्रसिद्ध चित्रशाला के शाही महल में स्थित है, यानी कहाँ स्थित है तो ये आपको बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखो प्रसिद्ध चित्रशाला जो है ना वो बूंदी के अंदर है। कहाँ स्थित है? बूंदी के अंदर स्थित है। बूंदी में एक किला बना हुआ आपका, कौन सा? तारागढ़ का किला, उसमें स्थित है। इस चित्रशाला का जो निर्माण करवाया था वो उमैद सिंह ने करवाया था। किसने? राजा उमैद सिंह के द्वारा इसका निर्माण आपका करवाया गया है। और ये चित्रशाला आपके भित्ति चित्रों के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस। दिसंबर 2021
दिसंबर 2021 तक राजस्थान में ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता कितनी थी, ये आपको बताना है। तो अपन देखते कितनी थी भाई, 20,762 मेगावाट, 23,321 मेगावाट और 31,310 मेगावाट और 21,979 मेगावाट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब लेकिन मैं बात कर लूँ कि वर्तमान के अंदर कितनी क्षमता है, तो उसकी मैं बात कर लेता हूँ। तो देखो मैं बता देता हूँ आपको जो आंकड़ा है बिल्कुल, नवंबर 2022 तक जो ऊर्जा स्थापित होगी थी वो कितनी होगी, तो 23,487.46, कितनी 23,487.46 मेगावाट। ये राजस्थान की अधिष्ठापित ऊर्जा की क्षमता है, बिल्कुल आपको याद रखना। क्लियर गाइस, 23,487.46 कब तक, नवंबर 2022 का आंकड़ा मैंने आपको बता दिया है। इसमें देखो मैं बात कर लूँ आपकी, तो पवन ऊर्जा जो है ना, पवन ऊर्जा की जो क्षमता है वो कितनी है, तो आपकी है 3,730.35, जबकि बायोमास की बात कर लो तो 101.95 मेगावाट, सौर ऊर्जा की बात कर लो 3,348.60 मेगावाट, जबकि तापीय और जल ऊर्जा की मैं बात कर लूँ तो 3,742.00 मेगावाट है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ जाता है अगले क्वेश्चन की ओर गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर जो कि 20 है, बिल्कुल आपके सामने है। क्या सवाल है देख लेते हैं अपन। चौल, निकोल, पट्टा, दुकूल, चोरसो डैश के विभिन्न नाम है, किसके नाम है ये आपको बताना है। तो 20 का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ओढ़नी के प्रकार है। किसके प्रकार है, ये ओढ़नी के प्रकार है। राजस्थान में जो ओढ़नियाँ हैं उनके प्रकार है चौल, निकोल, पट्टा, दुकूल और चोरसो, ये आपके ओढ़नी के प्रकार। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 21। विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय राज्यपाल किसके प्रतिनिधित्व के तौर पर कार्य करता है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल संघीय सरकार का। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। हिमालय की निम्नलिखित श्रृंखलाओं को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। क्लियर गाइस, तो देखते हैं सबसे पहले कौन सी आएगी आपकी। देखो सबसे पहले जो आएगी आपकी काराकोरम आएगी। ठीक है, सबसे पहले आएगी आपकी 3 नंबर। सबसे पहले देखो मैं जमा देता हूँ आपका, सबसे पहले 3 नंबर आएगी, फिर आपकी आएगी 2 नंबर लद्दाख, फिर आपकी आएगी 1 नंबर जास्कर, फिर आपके आएगी 4 नंबर। तो सबसे पहले 3 ऊपर ही ऊपर काराकोरम, काराकोरम के बाद लद्दाख, लद्दाख के बाद आपका जास्कर, जास्कर के बाद आपकी शिवालिक। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखो 3, 2, 1, 4 कहाँ लिखा हुआ आपका ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी देखो आप अच्छे से, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। राज्य मंत्रिमंडल में सदस्यों की अधिकतम अनुमत संख्या है, ये आपको बताना है। तो 27 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य विधानसभा का 15%। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका कंप्यूटर हो गया। अब हम देख लेते हैं राजस्थान जी के। निम्नलिखित में से कौन सा पेटेंट मुकदमा भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट ऑफिस में जीता गया था, ये आपको बताना। तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा नीम पेटेंट केस। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस, पॉलिटी का अपना। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है, किसको देता है आपको बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा जिले में द्वितीय न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है, ये आपको बताना है। तो देखो इसके बारे में अपन देख लेते हैं। सबसे पहले इसका मैं आपको सही उत्तर बता देता हूँ। तो दूसरा जो है आपका बीकानेर। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
जैसलमेर का कितना जनसंख्या घनत्व? 17। एक नंबर पे जैसलमेर है, दूसरे नंबर पे आपका बीकानेर है जो कि 78 है। क्लियर गाइस। तीसरे नंबर की बात कर लूँ तो आपका बाड़मेर आ जाता है 92, और चौथे नंबर की बात करता हूँ तो आपका चूरू आ जाता है 147। क्लियर गाइस। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो मैं बता देता हूँ आपको, जनसंख्या घनत्व राजस्थान में 2011 की जनसंख्या के अनुसार कितना है? तो बिल्कुल 200 है। कितना है? 200, आपको याद रखना। ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा था? आपका जयपुर है, बिल्कुल याद रखना, 595। ठीक है, प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर आपको याद रखना। ठीक है, जबकि न्यूनतम मैंने बताया था आपका जैसलमेर का 17। मैं देखो टॉप 4 जिलों की बात कर लेता हूँ जिसका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। जयपुर का आपका 595 हो जाएगा। जयपुर के बाद आपका आता कौन सा? भरतपुर का आपका 503 हो जाएगा। दौसा का आपका 476 हो जाएगा, और अलवर का आपका 438 होगा। अब मैं 4 उन जिलों की बात करता हूँ जिनका न्यूनतम जनघनत्व है राजस्थान में। तो सबसे पहले तो आपका जैसलमेर का 17 मैंने बता ही दिया था, बीकानेर का आपका 78, बाड़मेर का आपका 92, चूरू का आपका 147। क्लियर गाइस। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता है अपन। क्वेश्चन नंबर 38 बिल्कुल आपके सामने है, जो कि ये करंट अफेयर से पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर पद पर नहीं रहते? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, SC मुर्मू। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। MK जैन भी थे, MR राव भी थे, MD पात्रा भी थे, लेकिन MC मुर्मू बिल्कुल नहीं रहते। ऑप्शन नंबर डी जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस। ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आपको बताना है। तो इसका देख लेते अपन अच्छे से। बाघ के लिए, काला हिरणों के लिए, मगरमच्छ के लिए, हरे कबूतरों के लिए। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। काले हिरणों के लिए आपका ताल छापर अभ्यारण्य है जो कि प्रसिद्ध है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो ताल छापर अभ्यारण्य को प्रवासी जो पक्षी है ना कुरंजा की शरण स्थली भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना। और ताल छापर आपका जो अभ्यारण्य पड़ता है ना, ये आपका चूरू में पड़ता है। कहाँ पड़ता है ये आपका? बिल्कुल आपका चूरू में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? साखर खान को 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया क्योंकि वे देश लोकवाद्य के बड़े प्रवक्ता थे। तो 41 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साखर खान जो है ना कामायचा के जादूगर कहलाते हैं भाई। कामायचा के जो जादूगर है वो साखर खान है, और साखर खान को 2012 में आपका पद्मश्री दिया गया है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। करपाल सिंह शेखावत को 1974 में दिया गया था, हिसामुद्दीन को 1986 में दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस। राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? ये आपको बताना है। तो ये आपका जो सवाल पूछा गया ना, ये आपका सवाल कहाँ से आया? तो ये आपका सवाल आया कहाँ से? ये बिल्कुल आपका सवाल आया है आर्थिक समीक्षा से, आपको पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेवा का क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन मैं वर्तमान की बात कर लूँ तो वर्तमान के अंदर देखो है ना, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का जो क्षेत्रवार योगदान है ना, उसमें सर्वाधिक जो योगदान है वो किसका है? तो वो बिल्कुल आपको याद रखना किसका है, वो बिल्कुल सेवाओं का। कितना? वर्तमान की बात कर रहा हूँ मैं ताज़ा, 43.74। सेवाओं का कितना योगदान है? 43.74। जबकि मैं बात कर लूँ उद्योग की 27.76। उद्योग का कितना? 27.76। जबकि मैं कृषि की बात कर लूँ तो 28.50। कितना हो जाएगा? 28.50 ऑप्शन बिना। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। इसके अलावा देखो और तथ्य मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में मैं स्थिर कीमतों पर आपको मूल्य बता देता हूँ। ये आपको जो कि RS की जो तैयारी कर रहे हैं ना, वो जरूर इन तथ्यों को याद रखें। बिल्कुल 2022-23 के आंकड़े बता रहा हूँ, बिल्कुल नवीनतम आंकड़ा है ना। तो 799,449 ये आपका क्या है? तो स्थिर मूल्यों पर है ना, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ये आपको बिल्कुल याद रखना। ठीक है, कितना हो जाएगा ये आपका? ये हो जाएगा आपका कितना? बिल्कुल 7,99,449। जबकि मैं बात कर लूँ प्रचलित मूल्यों पे, तो प्रचलित मूल्यों पे हो जाएगा आपका 1413 और 6
20, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा 14,13,620 हो जाएगा। इसके अलावा देखो मैं बात कर लेता हूँ, तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर की बात करता हूँ। स्थिर कीमतों पर कितनी वृद्धि हुई, तो ये स्थिर कीमतों पर जो वृद्धि हुई थी वो 8.19, कितनी 8.19, जबकि प्रचलित मूल्यों पर जो वृद्धि हुई थी ना वो 16.04 है। भाई स्थिर कीमतों पर मैंने आपको वृद्धि बता दी 8.19 हुई, 8.19%, जबकि किस पे आपका प्रचलित मूल्यों पर मैं वृद्धि की बात कर लूँ तो 16.04 है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो मैं बता देता हूँ आपको, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के अंदर जो स्थिर कीमतों पर जो वृद्धि, स्थिर कीमत की जो कितना है तो वो आपको मैं बता देता हूँ, ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो 6,94,771, ठीक है, कितना 771 है। जबकि प्रचलित मूल्यों पर बात कर लूँ तो 12,59,527, 12,59,527, ये आंकड़ा बिल्कुल आपको याद रखना। इसके अलावा देखो प्रति व्यक्ति आय की बात कर लेता हूँ मैं, तो प्रति व्यक्ति आय की मैं बात करता हूँ तो देखो स्थिर कीमतों पर बात करता हूँ, स्थिर मूल्यों पर, तो स्थिर मूल्य पर जो आय है वो 86,134 है आपकी, कितनी है 86,134 है। लेकिन मैं प्रचलित मूल्यों पर बात कर लूँ तो आपकी कितनी हो जाएगी, बिल्कुल 1,56,149, कितनी 149 रुपये, ये प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय है। तो ये सारे आंकड़े आपको याद रखने, एग्जाम्स में जरूर पूछे जाते हैं गाइस। अब अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ जाते हैं। संत चरणदास राजस्थान के किस जिले से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो संत चरणदास जी का जो संबंध है ना वो कहाँ से है, बिल्कुल आपके अलवर से। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संत चरणदास जी की मैं बात कर लेता हूँ, तो संत चरणदास जी का जो जन्म हुआ था ना वो भाद्रपद शुक्ल तृतीया को 1703 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1703 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, डेहरा अलवर में हुआ था। कहाँ हुआ था, डेहरा अलवर में। मैं इनके पिताजी की बात कर लूँ तो इनके पिताजी का नाम मुरलीधर था, जबकि माताजी का नाम कुंजो देवी था, कुंजो देवी था, ठीक है। इसके अलावा मैं इनके गुरु की बात कर लेता हूँ, तो गुरु सुखदेव थे, क्योंकि संत चरणदास जी ने मुनि सुखदेव से दीक्षा ली थी, ठीक है। फिर उन्होंने अपना नाम चरणदास रखा था। उससे पहले इनके बचपन के नाम की बात कर लूँ तो इनका बचपन का जो नाम था वो रणजीत था। क्या था, रणजीत, बिल्कुल याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। संत चरणदास जी का बचपन का नाम क्या था, रणजीत, ठीक है। इसके अलावा जो नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी करी थी वो भी किसने करी थी, संत चरणदास जी ने करी थी, ये आपको बिल्कुल याद रखना। और 1782 के अंदर इनका निधन हो गया था, ये भी आपको याद। इनके मैं ग्रंथों की बात कर लूँ तो एक तो आपका भक्ति सागर, ज्ञान सौरोदय, ब्रह्मचरित्र और ब्रह्म ज्ञान सागर, ये संत चरणदास जी के प्रमुख ग्रंथ है। और संत चरणदास जी के दो शिष्या भी है, कौन कौन से, एक तो सहजोबाई, एक दयाबाई। जो किन की शिष्या है, इनके जो गुरु है सहजोबाई और दयाबाई के, वो चरणदास जी हैं। और संत चरणदास जी की जो प्रमुख पीठ है ना वो राजस्थान में नहीं, आपको याद रखना। चरणदास संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो आपके कहाँ है, दिल्ली के अंदर है भाई। कहाँ स्थित है, दिल्ली में स्थित है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चेतावनी र चुंगटिया नामक रचना किस क्रांतिकारी के द्वारा रचित है, ये आपको बताना है। तो इसका जो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केसरी सिंह बारट के द्वारा। किसके द्वारा, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। केसरी सिंह बारट की जन्म की बात कर लूँ तो 1872 में आपके कहा हुआ था, भीलवाड़ा की जो शाहपुरा रियासत थी उसके देवखेड़ा गांव में हुआ था। कौन सा गांव, देवखेड़ा गांव, ठीक है, ये आपको याद रखना। इसके अलावा देखो मैं बात कर लेता हूँ तो 1903 ईस्वी में जब वॉइसराय लॉर्ड कर्जन ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया था, तो मेवाड़ के जो महाराजा फतेह सिंह को दरबार में बुलाया था। तो फतेह सिंह जब दरबार में जा रहे थे ना तो केसरी सिंह बारट ने डिंगल भाषा में चेतावनी रे चुंगटिया नामक में 13 सोरठे लिखकर गोपाल सिंह खरवा के हाथों भिजवाए थे, ठीक है। किसे देने थे, तो ये देने थे आपको महाराजा फतेह सिंह। महाराजा फतेह सिंह ने इसे पढ़कर महाराजा का अभिमान जागा और उन्होंने दरबार में भाग नहीं लिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार सवाल में पूछा जाता है। चेतावनी रे चुंगटिया कितने सोरठे, किसके साथ भिजवाए थे, गोपाल सिंह खरवा के साथ। इसके अलावा देखो जो अपने केसरी सिंह बारट ने 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना करी थी। एक देखो एक वीर भारत सभा होती है, मैं आपको लिख के बताता हूँ, इसमें आपका कन्फ्यूजन रहता है तो क्लियर कर दूँ। एक तो आपकी होती है वीर भारत सभा और एक होती है आपकी वीर भारत समाज। कौन सी, वीर भारत समाज, ठीक है।
देखो, वीर भारत सभा की जो स्थापना करी थी 1910 में केसरी सिंह बारट ने करी थी, जबकि वीर भारत समाज की जो स्थापना करी थी वो किसने करी थी? विजय सिंह पथिक ने करी थी 1910 में। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो जोधपुर में जो एक हत्याकांड हुआ था, महंत प्यारेलाल की जो हत्या के आरोप में केसरी सिंह बारट को 20 साल की सजा हुई थी। कितने साल की सजा हुई थी? 20 साल की सजा। और इन्हें हजारीबाग, जो कि झारखंड में पड़ता है, उस जेल में इसको बंद कर दिया गया था। ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो इनके पुत्र थे प्रताप सिंह। प्रताप सिंह जो थे ना, वो भी शहीद हो गए थे। ठीक है। केसरी सिंह बारट को योगी पुरुष और राजस्थान का केसरी कहा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जबकि मेवाड़ का केसरी महाराणा प्रताप को कहते हैं, लेकिन राजस्थान का केसरी केसरी सिंह बारट को कहते हैं। इनके ही तो पुत्र थे, कौन? प्रताप सिंह बारट, जो कि बरेली जेल में यातनाओं के साथ वो शहीद हो गए थे। इसके अलावा देखो, एक कथन है जो कि एग्जाम में पूछा हुआ रास बिहारी बोस का, कि एकमात्र भारत परिवार जिसने भारत माँ को आज़ाद कराने के लिए पूरे परिवार को स्वतंत्रता आंदोलन में झोंक दिया था। ठीक है, ये आपको याद रखना। इसके अलावा वर्तमान में बारट जी का परिवार माणक महल कोटा में रहता है। कहाँ रहता है? माणक महल कोटा में। इसके अलावा देखो, मैं केसरी सिंह बारट की आपको रचनाएं बताता हूँ। एक तो आपकी हो जाएगी प्रताप चरित्र, एक आपकी हो जाएगी राज सिंह चरित्र, एक आपका हो जाएगा दुर्गादास चरित्र, एक आपकी रूठी रानी। 3 तो चरित्र लिखे हैं, प्रताप चरित्र, राज सिंह चरित्र और दुर्गादास चरित्र, एक आपकी रूठी रानी। ये 4 जो कृतियां एग्जाम में पूछी हुई भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपने नोट्स में जरूर ऐड करना। प्रताप चरित्र, राज सिंह चरित्र, दुर्गादास चरित्र और एक आपकी रूठी रानी। ये जो रचनाएं किसकी है? तो केसरी सिंह बारट की, यानी राजस्थान केसरी जिसे कहा जाता है, केसरी सिंह बारट की रचनाएं हैं। बिल्कुल आपको याद रखना है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? तो देखते हैं अपन 52। ठीक है, ये आपका करंट से पूछा हुआ सवाल है, तो इसका उत्तर अपन देख लेते हैं। निम्न में से किस शहर को वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? तो किसने जीता है ये आपको बताना। पेरिस, मेलबोर्न, हैदराबाद और मॉन्ट्रियल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हैदराबाद ने जीता। ऑप्शन नंबर सी जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। ये आपका रीजनिंग ये आपका रीजनिंग ये आ गया 57। अजमेर के चौहानों को डेस के नाम से भी जाना जाता है। तो अजमेर के जो चौहान है उनको किस नाम से जाना जाता है? तो बिल्कुल सपादलक्स के चौहानों के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अजमेर जो बसाया था वो अजयराज चौहान ने बसाया था। किसने बसाया था? अजयराज चौहान ने। जबकि सांभर झील की जो स्थापना करी थी वो वासुदेव चौहान ने करी थी। किसने करी थी? वासुदेव चौहान ने। बिल्कुल आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? ये आपको बताना है। तो पक्षियों के लिए जो प्रसिद्ध है वो आपका कौन सा है? तो बिल्कुल आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। केवलादेव नेशनल पार्क ये आपका पक्षियों के लिए फेमस है। इसके अलावा देखो, मैं इसके इंपॉर्टेंट तथ्यों की बात कर लेता हूँ जो कि एग्जाम्स में पूछे जाएंगे आपसे। देखो, पहले तो राजस्थान में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो 3 राष्ट्रीय उद्यान है, आपको याद रखना है। ठीक है, और केवलादेव भी उसमें आपका शामिल है। तो ये राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। ये उद्यान आपके भरतपुर जिले में पड़ता है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। इसके अलावा गंभीरी और बाणगंगा नदियों के संगम पर स्थित है। क्लियर हो गया आपका। इसके अलावा इसको अभ्यारण्य का जो दर्जा दिया गया था 1956 में दिया गया। कब दिया गया था? 1956 में। जबकि इसको राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? 1981 में। राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? 1981 में। इसके अलावा इसे जो विश्व प्राकृतिक धरोहर यानी यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया था? तो 1985 में से यूनेस्को की सूची में आपका शामिल किया गया। 1956 में अभ्यारण्य का दर्जा, 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा और 1985 की मैं बात कर लूँ तो आपको यूनेस्को की सूची में से शामिल कर लिया गया। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो ये जो केवलादेव है रामसर कन्वेंशन के अनुसार ये नम भूमि में भी शामिल है आपका। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। इसके अलावा देखो, मैं बात कर लेता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्यों की बात करता हूँ। तो पानी के पक्षियों के लिए जो केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान उसमें एक अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि इसको प्राप्त है। और इसमें जो पानी आता है वो अजान बांध का पानी आता है। किसका? अजान बांध का पानी आता है। इसके अलावा देखो, यह दुर्लभ पक्षी मिलता है आपको। साइबेरियन कैरन, गीज, सफ़ेद मोर, पोचार्ड, लैबिंग, बैगटेल, रोजी पेलिकन और पाइथन पॉइंट यानी अजगर भी आपके देखे जा सकते हैं। झील के साथ साथ यह कदम और अकेसिया के पेड़ों का घने जंगल
पक्षियों के लिए आकर्षण का केंद्र आपका है। ये बिल्कुल आपको याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन की देख लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? फिफ्टी 59 निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। चौमुस आमोद बिल्कुल लोहे के लिए फेमस है। सराय पचलंगी ये भी आपका फेमस है। नीमला रायसेन आपका दोसा में पड़ता है। लोहारपुरा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लोहारपुरा आपका अजमेर में नहीं पड़ता है। लोहारपुरा आपका कहाँ पड़ता है? तो लोहारपुरा जो पड़ता है आपका बूंदी के अंदर पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो, मैं आपको इसके बारे में थोड़े से तथ्य बता देता हूँ जो कि एग्जाम्स में आपसे पूछे जाएंगे। लोहे से रिलेटेड बार बार एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। सबसे पहले तो देखो, लोहा जो होता है ना, 4 किस्म का होता है आपका। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिड्रेटाइट और लिमोनाटाइट। और राजस्थान में जो लोहा पाया जाता है वो हेमेटाइट किस्म का पाया जाता है। कौन सा? हेमेटाइट किस्म का पाया जाता है। मोरीजा बानोल क्षेत्र जयपुर में सर्वाधिक भंडार यहाँ पर है। इसके अलावा उदयपुर में आपकी मैं बात कर लूँ तो नाथरा के पाल और थुरुंडेर। सर्वाधिक उत्पादन तो आपका होता है मोरीजा बानोल में, जबकि सर्वाधिक भंडार का है आपके निक्षेप तो नाथरा के पाल और थुरुंडेर में। दौसा का नीमला रायसाला, अलवर का राजगढ़ और पूर्वा, झुंझुनू का डाबला सिंगाला और इसके अलावा सराय पचलंगी। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो नीम का थाना, ये भी आपका लोहे के लिए प्रसिद्ध, जो कि अब नया जिला आपका बन चुका है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। मथुरादास माथुर पुरस्कार से सम्मानित अनिकेत चौधरी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो इनका जो संबंध है बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, क्रिकेट से इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस। पशु गणना 2012 के अनुसार देश के कुल पशुधन में राजस्थान का हिस्सा कितना है, ये आपको बताना है कि राजस्थान का हिस्सा कितना है। तो देखो, इसमें जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 62 की मैं बात कर लूँ तो राजस्थान का जो हिस्सा है ना बिल्कुल 11.5% है। कितना है भाई? 11.5%। लेकिन ये देखो, पुरानी पशु जनगणना पूछी गई है, इसलिए कहते हैं थोड़े बहुत आंकड़े आपको पुरानी पशु गणना के भी आपको याद होने चाहिए। लेकिन अब जो नवीनतम पशु गणना आ गई है, कौन सी? 20वीं पशु गणना आ गई है। इसने जो पूछ लिया था 19वीं पशु गणना से आपको सवाल पूछ लिया था। तो देखो, अब मैं आपको बता देता हूँ भाई, वर्तमान के अंदर तो नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार कुल कितना पूरे देश का 10.58% हिस्सा पशुधन के मामले में राजस्थान का। क्लियर? और इससे पहले 11.5 था, बिल्कुल आपको याद रखना। तो अब देखो, मैं बात करता हूँ। देखो, बकरी के मामले में पूरे देश में राज्य का प्रथम स्थान है और राजस्थान में सर्वाधिक बकरी आपकी बाड़मेर में, न्यूनतम बकरी आपकी धौलपुर में। क्लियर? इसके अलावा मैं बात कर लूँ गाय का। गाय के मामले में पूरे देश में राजस्थान कौन से स्थान पे? 6ठे स्थान पे। और राजस्थान में जो सर्वाधिक गाय पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? तो आपकी उदयपुर में पाई जाती है, जबकि न्यूनतम गाय आपकी धौलपुर में पाई जाती है। क्लियर? इसके अलावा और फैक्ट पर अगर बात करते हैं अपन तो भैंसों के मामले में पूरे देश में राजस्थान का दूसरा स्थान है। सर्वाधिक भैंसा आपकी जयपुर में और न्यूनतम भैंसा आपकी जैसलमेर में। क्लियर? ये आपको याद रखना। इसके अलावा भेड़ के मामले में पूरे देश में राजस्थान का चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। और राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ें जो पाई जाती है ना, वो कहाँ पाई जाती है? तो वो आपके बाड़मेर में पाई जाती है और न्यूनतम बांसवाड़ा के अंदर। क्लियर? और मैं बात कर लूँ ऊँट। ऊँट के मामले में पूरा राजस्थान प्रथम स्थान पर है भाई पूरे देश के अंदर। सर्वाधिक ऊँट आपके बीकानेर में पाए जाते हैं, जबकि न्यूनतम ऊँटों की मैं बात कर लूँ तो डूंगरपुर में पाए जाते हैं। क्लियर? इसके अलावा मैं बात कर लूँ घोड़ों के मामले में तीसरे स्थान पे राजस्थान। घोड़ों के मामले में कितने स्थान पे? तीसरे स्थान पे पूरे देश में। सर्वाधिक आपके घोड़े जो मिलते हैं आपको बीकानेर में मिलेंगे। सर्वाधिक घोड़े कहाँ मिलेंगे आपको? सर्वाधिक घोड़े आपको बीकानेर में मिलेंगे भाई। ठीक है गाइज? ऊँट का सॉरी गाइज, मैंने थोड़ा सा आपको जो न्यूनतम ऊँट जो है ना वो कहाँ पाए जाते हैं, तो न्यूनतम आपके ऊँट प्रतापगढ़ में पाए जाते हैं। मैंने आपको डूंगरपुर बताया था, इसको सही कर लेना आप, है ना। और सर्वाधिक मैंने घोड़े बताए थे, राजस्थान में सर्वाधिक घोड़े जो पाए जाते कहाँ पाए जाते थे? आपके बीकानेर में पाए जाते। सॉरी, सर्वाधिक घोड़े आपके बीकानेर में है, वहाँ बिल्कुल सही है, बीकानेर बिल्कुल सही है, थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना। सर्वाधिक घोड़े बीकानेर और न्यूनतम घोड़े आपके डूंगरपुर में। तो ये फैक्ट भी आपको बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस।
किस किले के बारे में हसन निजामी ने लिखा है कि ये ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जालोर के किले के बारे में कहा था। किसके बारे में? जालोर के किले की मैं बात कर लूँ तो देखो इसे स्वर्णगिरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्णगिरी भी कहा जाता है, सोनगिरी भी कहा जाता है, कनकाचल भी कहा जाता है। बिल्कुल आपको याद रखना। इस दुर्ग का निर्माण डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया? नागभट्ट प्रथम ने। या जालर और सोनबावड़ी इस किले में स्थित है। इसके अलावा इस दुर्ग में जोधपुर नरेशों का राजकोष रखा जाता था। बिल्कुल आपको याद रखना। संकट काल में मारवाड़ के राजाओं का आश्रय स्थल था आपका ये जालोर का दुर्ग। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान का प्राचीन और सुदृढ़ दुर्ग की श्रेणी में। इसके अलावा सुंदा माता पर्वत शिलालेख पर स्थित है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो जालोर का जो प्रसिद्ध शाखा वो 1311 में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था और कानड़देव सोनग्रा ने क्या किया था? आपका केसरिया किया था। बिल्कुल आपको याद रखना है। जालोर दुर्ग दिल्ली से गुजरात जाने वाले राजमार्ग पे स्थित है, ठीक है। इसी कारण इसे मुस्लिम आक्रांताओं से अनेक बार सामना भी करना पड़ा था। इसके अलावा देखो मैं और तथ्यों की बात कर लेता हूँ जो कि एग्जाम्स में बनने लायक हैं। तो इस दुर्ग के अंदर संत मलिक शाह की दरगाह और स्वर्णगिरी मंदिर, तोपखाना मस्जिद बिल्कुल दर्शनीय स्थल है आपके, ठीक है। और इस दुर्ग को मैंने बताया था सोनगढ़ भी कहा जाता है, सोनलगढ़ भी कहते हैं, जाबालीपुर भी कहते हैं, जालहूर भी कहते हैं, जालहूर। इसके अलावा इसका जो प्रथम प्रवेश द्वार है वो सूरज पोल है जो कि धनुषा आकार की छत से ढका हुआ। और जबकि दुर्ग का दूसरा प्रवेश द्वार आपका ध्रुव पोल है, तीसरा चांद पोल है, चौथा आपका सिरे पोल है। कौन सा है? सिरे पोल। बिल्कुल आपको याद रखना है। और इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो भीतर महाराजा मानसिंह का महल भी मिलता है, चामुंडा माता, जोग माता का मंदिर भी है, दैया पोल भी है। ये ऐतिहासिक भवन इसी दुर्ग में आपके बने हुए हैं। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। जितनी भी जानकारी थी मैंने आपको उपलब्ध करवा दी है। आप नोट्स ज़रूर बनाइएगा। ये नोट्स आपके बिल्कुल कहता हूँ पत्थर की लकीर साबित होंगे। इसी नोट से आपके सवाल एग्जाम्स के अंदर बनेंगे। और नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा। 64 जो कि आपका करंट अफेयर का सवाल है उसको देख लेते अपन। हाल ही में बैंकॉक में आयोजित एशिया कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में निम्नलिखित में से किसने टेबल टेनिस में कांस्य पदक जीता है? तो इसका जो आपका राइट आंसर है मनिका बत्रा। मनिका बत्रा जिनका संबंध दिल्ली से है, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। वुल्फ हॉल ट्रायोलॉजी के लेखक जिनका हाल ही में 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, कौन है? तो 65 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है हिलेरी मेंटल। ऑप्शन नंबर ए जो आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया गया था, ये आपको बताना है। तो देखते हैं 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल किसे शामिल किया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम चरण के अंदर अजमेर को शामिल किया गया था। किसको? अजमेर को आपका शामिल किया गया था, ठीक है। बीकानेर तो आपके चौथे चरण में शामिल हो गया था। टोंक आपका कौन से चरण में हो गया था? ये दूसरे चरण में हो गया था, ठीक है। ये बिल्कुल आपको याद रखना। शाहपुरा भी आपका दूसरे चरण में। अजमेर जो है ना आपका, ये आपका आखिरी चरण में शामिल हुआ था। अब देखो एकीकरण से जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाएंगे या एग्जाम्स में आने वाले एग्जाम्स में बनेंगे, उन तथ्यों की अपन बात करते हैं। देखो स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व वर्तमान राजस्थान के अंदर 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक चीफ कमिश्नर था, ठीक है। और सी श्रेणी का राज्य था, ठीक है। ये आपको बिल्कुल याद रखना। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत आपकी उदयपुर थी, जबकि सबसे नवीन रियासत आपकी झालावाड़ थी जिसे कोटा से अलग करके बनाया गया था। और इसकी जो राजधानी उस समय थी पाटन रखी गई थी। झालावाड़ अंग्रेजों के समय स्थापित एकमात्र राजस्थान की रियासत थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी मारवाड़, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी आपकी जयपुर रियासत थी। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी आपकी शाहपुरा और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी आपकी शाहपुरा रियासत थी। तो राजस्थान में अधिकार रियासतों में राजपूतों का ही था। उस समय टोंक एकमात्र मुस्लिम रियासत थी और भरतपुर और धौलपुर जाटों की रियासत थी। इसके अलावा एक फैक्ट और बताता हूँ मैं आपको इम्पोर्टेंट। बीकानेर नरेश शार्दुल सिंह विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले सबसे पहले राजा थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपका एग्जाम्स में पूछा जाता है कि भाई विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले सबसे पहले शासक कौन थे? शार्दुल सिंह थे। जबकि एकीकरण पर सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए थे? तो अलवर के शासक तेज सिंह थे। ये आपको याद रखना है। और इसके अलावा मैं बात करूं तो इन्होंने जो शार्दुल सिंह ने कब साइन किए थे? 7 अगस्त 1947 ईस्वी को सर्वप्रथम रियासती विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था। एकीकरण के समय सर्वाधिक धरोहर राशि जमा करवाने वाली रियासत भी बीकानेर थी। 4,87,00,000 रुपए धरोहर राशि जमा करवाई थी। धौलपुर रियासत सबसे अंत में
विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली आपकी रियासत थी, बिल्कुल आपको याद रखना। कब किया था? 14 अगस्त 1947 को। उस समय जो धौलपुर का शासक था वो उदयभान सिंह था, आपको बिल्कुल याद रखना है। और तथ्यों की बात कर लेता हूं मैं जो कि एग्जाम्स में बनने वाले। राजस्थान के एकीकरण का सबसे प्रथम प्रयास किसने किया था? तो लॉर्ड लिनलिथगो ने किया था। किसने भाई? लॉर्ड लिनलिथगो ने 1939 से 40 के मध्य बिल्कुल सबसे पहला प्रयास। ये एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। इसके अलावा अलवर, भरतपुर, धौलपुर, डूंगरपुर, टोंक और जोधपुर रियासतें राजस्थान में मिलना ही नहीं चाहती थी। ये सवाल भी आपका एग्जाम में बन सकता। 4 ऑप्शन दे दिया आपको, 4 रियासत। कौन सी रियासत राजस्थान में नहीं मिलना चाहती थी? तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, डूंगरपुर, टोंक और जोधपुर रियासत आपकी राजस्थान में नहीं मिलना चाहती थी। टोंक और जोधपुर रियासत की बात कर लो तो ये पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। ये दोनों रियासत आपकी कौन कौन सी? टोंक और जोधपुर। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय जो बांसवाड़ा के मारावल थे चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं अन्य फैक्ट की बात करता हूँ तो जोधपुर के जो महाराजा हनुवंत सिंह मोहम्मद अली जिन्ना से मिलने दिल्ली गए थे और वीपी मेनन हनुवंत सिंह को दिल्ली के बहाने वॉइसराय भवन के माउंट बेटन के पास ले गए थे। उस समय गवर्नर जनरल था माउंट बेटन, जहां मजबूरन उन्हें राजस्थान के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़े थे। ये आपको बिल्कुल याद रखना। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो अलवर रियासत के बारे में देखो, महात्मा गांधी की हत्या से जुड़ा हुआ था अलवर रियासत का संबंध। तो सॉरी गाइस, अलवर रियासत के जो शासक थे ना, तेज सिंह के दीवान नारायण सिंह भास्कर खरे थे और महात्मा गांधी की हत्या के कुछ दिन पूर्व ही नाथूराम गोडसे और उसके सहयोगी परचूरे को अलवर ने शरण दी थी। तो महात्मा गांधी की हत्या के संदेह में अलवर के शासक तेज सिंह और उनके दीवान बीएम खरे को दिल्ली में नजरबंद करके रखा गया था। अलवर रियासत भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया था। राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत जिसने स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया। अलवर, भरतपुर, धौलपुर रियासतें एकीकरण के समय भाषाई समानता के आधार पर यूपी में मिलना चाहती थी। कहाँ मिलना चाहती थी? यूपी में। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो ये राजस्थान से एकीकरण जितने भी फैक्ट थे मैंने आपसे शेयर कर लिए, इनको आपको जरूर याद रखना है। अब बढ़ जाता है अगले क्वेश्चन की ओर गाइस। ये आ गया आपका, ये आपका भारत के संविधान से आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 73। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में नगर पालिकाओं के बारे में है, ये आपको बताना है। तो 73 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12वीं अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में? 12वीं अनुसूची में। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो ये रहा आपका, ये सारा आपका इधर तो है ही नहीं बिल्कुल। इधर देख लेते हैं अगर राजस्थान जीके का आपका कोई सवाल हो तो। ये रहा, जैसे आपका ये सवाल आ गया, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य आपके राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान। सरिस्का जो कि एक टाइगर परियोजना भी। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो सबसे बड़ा जो अभ्यारण्य राजस्थान में वो राष्ट्रीय मरु उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल 3162 है, जो राजस्थान के 2 जिलों में फैला हुआ है। एक तो बाड़मेर आपका, दूसरा जैसलमेर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। सितंबर 2022 में मेक इन इंडिया ने कितने साल पूरे हुए, ये आपको बताना है, यानी पूरे कर लिए। तो ये करंट का पूछा हुआ सवाल है। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, 8 साल पूरे कर लिए। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस, ये भी करंट से। 27 अक्टूबर 2022 को भारत में डेस पैदल पैदल सेना इन्फेंट्री दिवस मनाया गया। तो 90 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, 76वां। कौन सा? 76वां। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस, ये 92, ये राजस्थान जीके का। देश की अध्यक्षता में 8 और 9 मई 1938 के दौरान जयपुर राज्य प्रधानमंडल का प्रथम अधिवेशन संपन्न हुआ था। ये आपको बताना किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था, यानी अध्यक्षता किसने करी थी इसकी जो अध्यक्षता की गई थी किसके द्वारा की गई थी, आपको बिल्कुल याद रखना, आपके जमनालाल बजाज के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? जमनालाल बजाज के द्वारा की गई थी। जयपुर प्रजामंडल राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल है, जिसकी स्थापना 1931 में हुई थी। कब हुई थी? 1931 में। किसके द्वारा हुई थी? कपूरचंद पाटनी के द्वारा। किसके द्वारा? कपूरचंद पाटनी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस।
रीको ने राजस्थान में कितने एग्रो फूड पार्क विकसित किए? तो बिल्कुल इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि रीको ने राजस्थान के अंदर कितने फूड पार्क स्थापित किए? तो 4 फूड पार्क आपका गंगानगर, जोधपुर, कोटा, अलवर। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। जोधपुर के बोरानाडा में, कोटा के रानपुर में, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो ये फूड पार्क स्थापित क्यों किया? इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य ये है कि कृषि का जो अपना उत्पादन और कृषि क्षेत्र में जो है कृषि जो उत्पाद है इनको बढ़ावा मिले, इसीलिए इनकी स्थापना आपकी की गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस। निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई है? ये आपको बताना है। तो देखते कौन सा है। देखो, केसरिया कुंवर जी भी नहीं है बिल्कुल, तल्लीनाथ जी भी नहीं है, पापू जी भी नहीं, हड़पू जी। ऑप्शन नंबर डी जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हड़पू जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि हड़पू जी जो है ना, इनका जन्म जो हुआ था वो भुड़ोल नागौर के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ था? भुड़ोल नागौर। और इनके जो राजा थे महाजी साखला के ये पुत्र थे। ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो ये जो है इनके गुरु जो है ना योगी बालीनाथ थे। कौन थे वो? योगी बालीनाथ। ठीक है। और बाबा रामदेव जी के समाज सुधार के लक्ष्य और आजीवन निष्ठापूर्ण इन्होंने कार्य भी किया था। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो इनकी गाड़ी की पूजा की जाती है। हड़पू जी की जो गाड़ी है इनकी पूजा की जाती है। इनका जो मुख्य पूजा स्थल है वो बैंगटी फलोदी में। बैंगटी फलोदी में देखो, जन्म हुआ था भुड़ोल नागौर में, लेकिन इनका जो प्रमुख पूजा स्थल है, प्रमुख मंदिर है वो बैंगटी फलोदी में। बिल्कुल आपको याद रखना। इनके अलावा एक ग्रंथ है इनका साखला हरपू जी का हालिया, इनका एक ग्रंथ है। इनको शकुन शास्त्र के ज्ञाता भी आपका कहा जाता है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी जो जोधपुर में स्थित है के नाम से जानी जाती है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 96 का आपका बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा चांद बावड़ी, रानी जी की बावड़ी, ईदगाह की बावड़ी और नाचन बावड़ी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चांद बावड़ी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक चांद बावड़ी आपकी सिरोही माउंट आबू में पड़ती है, एक बावड़ी आपकी ये राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी। इसका जो निर्माण करवाया था वो राव चूड़ा की जो रानी थी ना चांद कंवर, इसके द्वारा इसका निर्माण आपका करवाया गया था। बिल्कुल आपको याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट है राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी चांद बावड़ी जो कि जोधपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान में फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो 99 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जोधपुर में कहा गया है। कहाँ? जोधपुर में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है। तो 100 का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 6 दिसंबर को। कब आता है भाई? 6 दिसंबर को आता है इनका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दाबू प्रिंट के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो 101 का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका अकोला। दाबू प्रिंट के जो आपके लिए फेमस है कौन सा? अकोला आपका फेमस है। जबकि अजरक प्रिंट आपका कहाँ का? तो बालोतरा का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एरी एर्नॉक्स निम्नलिखित क्षेत्रों में किसमें योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 102 का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साहित्य के लिए। ऑप्शन नंबर सी जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 103 16 अप्रैल 1658 के दिन किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया था? ये आपको बताना है। ठीक है। कौन से युद्ध के अंदर जसवंत सिंह को पराजित किया था ये आपको बताना है। सवाल आपका 103 वहाँ है। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा धर्मत के युद्ध में। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। 106 निम्नलिखित में से कौन सा स्थान आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है? ये आपको बताना है। तो देखते कौन सा इससे संबंधित नहीं। देखो, गिलुंड भी है आपका बिल्कुल, भगवानपुरा भी है आपका और रोजड़ी भी है आपका बिल्कुल सन, लेकिन आबानेरी का संबंध जो आपका आहड़ से बिल्कुल नहीं है। ठीक है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है। तो ये गिलुंड आपका कहाँ पड़ता है? ये आपके राजसमंद में पड़ती है। भगवानपुर आपका उदयपुर में पड़ती है। रोजड़ी नामक जो आपकी सभ्यता है पुरातत्व स्थल ये कहाँ पड़ता है? कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपको पता है तो रोजड़ी नामक जो स्थान आपका कहाँ पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते गाइस। चौप क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा, कहाँ बनाया जाएगा? तो चौप क्रिकेट स्टेडियम आपके जयपुर में बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा और विश्व का ये जो बनेगा कौन सा? तीसरा सबसे बड़ा आपका स्टेडियम बनने वाला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। निम्नांकित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? ये आपको बताना है।
तो 112 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, पूर्णा नदी जो है ना, ये कृष्णा नदी की सहायक नहीं है। बिया है, कोयना है, मुस, ये तो आपकी कृष्णा नदी की सहायक नदी, लेकिन पूर्णा आपकी बिल्कुल कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। दिलवाड़ा मंदिर स्थित है, तो ये बिल्कुल आपके माउंट आबू में स्थित है। कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, माउंट आबू। या 5 मंदिरों का आपका समूह बना हुआ। कितने मंदिरों का समूह बना हुआ? शानदार उत्कृष्ट नमूना है ये, शानदार जैन मंदिर बने हुए 5 मंदिर। सबसे पहला जो आपका मंदिर बना हुआ, कौन सा मंदिर बना हुआ? तो आपका जो मंदिर बना हुआ सबसे पहला जो विमलव सही का मंदिर है, दूसरा आपका लूणव सही का मंदिर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा आपका जो मंदिर हो जाएगा वो कुंभुनाथ का मंदिर हो जाएगा। चौथा जो आपका मंदिर हो जाएगा, कौन सा मंदिर हो जाएगा आपका? पार्श्वनाथ खारातारा व पार्श्वनाथ का मंदिर हो जाएगा, खारातारा और पार्श्वनाथ। और 5वां जो मंदिर हो जाएगा वो पीतलहर भीमाशाह का मंदिर हो जाएगा। शानदार ये मंदिर बने हुए, इनके बारे में ज़रूर आप अपने नोट्स में ऐड करना, यहाँ से बार बार सवाल पूछा जाता है। इसके अलावा अपन देख लेते हैं अगला राजस्थान जीके से रिलेटेड क्वेश्चन। ये देखो, ये सवाल तो मैं अक्सर आपको बताते रहता हूँ, जब भी मैं बांध रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो इसके बारे में ज़रूर बताता हूँ। गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है? तो ये 62 मीटर है। कितनी है? 62 मीटर। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जाखम बांध 81 किलोमीटर। सबसे लंबा बांध कौन सा है? 3109। कौन सा? माही बजाज सागर बांध। और कंक्रीट से निर्मित पहला बांध बिसलपुर, जबकि मिट्टी से निर्मित पांचड़ा बांध, ठीक है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। भाव दृष्टि से सबसे बड़ा जो बांध है वो राणा प्रताप सागर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, ये रहा। वन विकास प्रोग्राम में हरित राजस्थान का मुख्य उद्देश्य क्या है? 118वां क्वेश्चन है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है आपको बताना है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य आपका वृक्ष लगाना, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। दुलकोट कहाँ स्थित है? तो दुलकोट जो आपका स्थित है आहड़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आहड़ आपकी उदयपुर में पड़ती है, बेडस नदी के किनारे स्थित थी, ठीक है। आहड़ को आघाट दुर्ग या आघाटपुर भी कहा गया, ठीक है। और स्थानीय इसका जो नाम है दुलकोट है। आहड़ का सर्वप्रथम जो प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है वो अक्षय कीर्ति व्यास को जाता है, ठीक है। उसके बाद आपके फिर आर.सी. अग्रवाल और एच.डी. सौकलिया, किसके द्वारा? एच.डी. सौकलिया के द्वारा इसका उत्खनन आपका किया गया। या एक ही घर के अंदर आपको 6 चूल्हे भी मिल रहे, इसके अलावा सिलबट्टा भी आपका प्राप्त हुआ। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो, आहड़ सभ्यता से आपको जो प्राप्त हुआ कि आहड़ सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता आपकी आहड़ सभ्यता थी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और इसके अलावा ये आपको 6 मुद्राएं भी मिली थी। एक मुद्रा जिसके एक तरफ आपका त्रिशूल बना हुआ, दूसरी तरफ आपको क्या बना हुआ? अपोलो का चित्र भी बना हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। उपग्रह गगन को प्रक्षेपित करने का मुख्य उद्देश्य उपलब्ध कराना चूंकि, तो 122 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, पथ प्रदर्शक। ऑप्शन नंबर ए जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। समाई माता क्षेत्र को पर्यटक आकर्षण केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, ये स्थित है। तो समाई माता का जो मंदिर है ये कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ये समाई माता जो आपका पड़ता है बांसवाड़ा में पड़ता है भाई। समाई माता का मंदिर का है बांसवाड़ा में, समाई माता क्षेत्र का बांसवाड़ा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टाइम एग्जाम में बना, वापस से रिपीट होगा। राजस्थान में केंद्रीय भेड़ और ऊन शोध संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवीकानगर में। कहाँ? अवीकानगर में। ऑप्शन नंबर ए जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस। यदि पंचायत विघटित कर दी जाती है तो चुनाव करवाए जाएंगे। कब चुनाव करवाए जाएंगे? कितनी अवधि के तहत? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 माह के अंदर अंदर आपके चुनाव करवाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस। ये आपका हिंदी, मैथ्स, ये आ गया आपका राजस्थान। रेंगती हुई मृत्यु क्या है? ये सवाल कई बार आपका एग्जाम्स में पूछा गया। ये मृदा उर्वरता का जो ह्रास होता है ना, उसे रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है मिट्टी की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 130 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में वर्णित नहीं है? ठीक है, कौन सा आपका 130 130वां। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्रता सेनानियों के संदेश का पालन करना और उसका प्रसार करना। ये बिल्कुल नहीं लिखा हुआ, ठीक है। बाकी संविधान का पालन करना लिखा हुआ, हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और परीक्षण करे, ये भी लिखा हुआ है। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे और अक्षुण्ण बनाए रखे, ये भी आपका लिखा हुआ है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस। 27
8/2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया अटल पुल किस नदी पर बना है, ये आपको बताना है। कि ये जो अटल पुल बना हुआ आपका बिल्कुल साबरमती नदी पे बना हुआ है गुजरात के अंदर। ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट माउंट मकालू पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला जिनका 4 अक्टूबर 2022 को हिमस्खलन में देहांत हो गया था, कौन थी, ये आपको बताना है। तो इसका जो आपका राइट है सविता कंसवाल। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते गाइस। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन आधारित है, किस पे आधारित है ये आपको बताना है। तो ये बिल्कुल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 135वां सवाल है आपका। निम्न में से कौन सा पुरस्कार राजस्थान में MSME नीति 2022 के अंतर्गत सर्वोत्तम कार्य करने वाले उपक्रमों हेतु प्रस्तावित नहीं है, ये आपको बताना है। देखो 135 का जो बिल्कुल आपका सही आंसर होगा ना, ये उत्पाद गुणवत्ता सुधार। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस। राजस्थान के किस शहर में 1952 में मरुवनीकरण शोध स्टेशन की स्थापना की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल जोधपुर में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर बाद में इसी को काजरी में तब्दील किया गया था 1959 के अंदर। कब? 1959 में। और 1959 में पंचायती राज का उद्घाटन हुआ था, ठीक है। और 1959 में एक अधिनियम बनाया गया था। कौन सा अधिनियम है पंचायती राज से संबंधित है वो जरूर आप कमेंट करके बताएं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हरियाली अमावस्या का पर्व किस तिथि को मनाया जाता है। तो 137 बिल्कुल श्रावण अमावस्या जो होती है ना, अभी अभी निकली थी, तब हरियाली अमावस्या आपका मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। उपराष्ट्रपति द्वारा हॉर्नबिल उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया, ये आपको बताना है। नहीं कौन से राज्य में इसका उद्घाटन हुआ। तो इसका बिल्कुल आपके नागालैंड से संबंधित है। जो हॉर्नबिल उत्सव है ना, ये आपका नागालैंड से संबंधित है। मारवाड़ प्रगनारी विगत किसकी रचना है। तो 140 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुणोत नैन्सी की। ऑप्शन नंबर सी जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चंबल नदी निम्नलिखित में से किस समूह से होकर प्रवाहित होती है, ये आपको बताना है। तो ये मध्य प्रदेश, आपका राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश में आपकी बहती है। दिल्ली में नहीं, हरियाणा में नहीं, गुजरात में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस। कौन सी विधानसभा भंग होने के कारण राजस्थान में प्रथम मध्यावधि चुनाव हुए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, छठी विधानसभा के अंदर प्रथम राजस्थान में जो चुनाव हुए थे मध्यावधि चुनाव, वो छठी विधानसभा में हुए थे। कौन सी में? छठी विधानसभा के अंदर हुए थे 1977 से, जो 80 वाली थी आपकी। अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में कितनी देशी रियासतों में विभक्त था। तो कितनी देशी रियासतें थी, जैसे मैंने ऊपर आपसे चर्चा की है कि 19 देशी रियासतें, 3 ठिकाने और एक चीफ शिप था। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के चुनाव आयोग ECI ने किसे अपना राष्ट्रीय प्रतीक यानी नेशनल आइकन नामित किया है। तो 145 का बिल्कुल आपका जो राइट आंसर हो जाएगा पंकज त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये करंट से लिया गया सवाल आपका। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन अपन। पीपलाद पेयजल परियोजना का संबंध है कहाँ से, ये आपको बताना। तो 147 का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, झालावाड़ से है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान का कौन सा शहर भारत में सबसे बड़े ऊन के बाजार के रूप में जाना जाता है। तो 148 का जो आपका बीकानेर है, जो कि राव बीका द्वारा बसाया गया था, ये आपके सबसे बड़े ऊन बाजार के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। 149 भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना जिसके पूरे कमांड क्षेत्र में स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली को अनिवार्य किया गया है, ये आपके राजस्थान की कौन सी? बिल्कुल नर्मदा नहर परियोजना। जिससे जो सबसे ज़्यादा जो लाभ मिलता, किसे मिलता? जालोर और बाड़मेर को मिलता था। अब जो आपका मिलेगा सांचौर और बाड़मेर को मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज बस इतने क्वेश्चन थे राजस्थान जीके के। 150 क्वेश्चन आपके पूरे कंप्लीट हो गए। अगले सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी साथियों। तो साथियों आप नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।